नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। ईएसआई एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ईएसआई के एक्ट को डिस्कस करते समय इस समय हम चैप्टर 7 जो पेनाल्टी चैप्टर के नाम से है, तो चैप्टर 7 की हम डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एमसीक्यू, तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा आसान धीरे धीरे समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बात है, चैप्टर 7 को समझने के लिए अगर चैप्टर 6 को इससे पहले वीडियो वो रिलीज हो चुका है, तो चैप्टर 6 को अगर समझ के तब चैप्टर 7 को समझे, ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो आप स्मार्ट हैं, आप वैसे भी समझ ही लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट आपको एक ट्रेलर में बता दूं, ट्रेलर में दिखा दूं, और ट्रेलर ये है कि ये ईएसआई एक्ट का चैप्टराइजेशन है। इसका भी हमने अलग से एक क्लास अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, अवश्य देखिएगा। ईएसआई एक्ट में 100 सेक्शन है। 100 सेक्शन को 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। इस 8 चैप्टर में एक 5A चैप्टर को इंट्रोड्यूस भी किया गया है। इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में हमने एडजुडिकेशन के बारे में डिस्कशन किया है। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम, ये चैप्टर 6 ही क्यों बनाया गया है, चैप्टर 5 पर, चैप्टर 4 पर क्यों नहीं रखा गया, इसको अगर ध्यान में, इसको अगर जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो प्लीज रेफर ईएसआईसी चैप्टराइजेशन क्लासेस। हाँ, अब एडजुडिकेशन है चैप्टर 6 में, तो पेनाल्टीज है चैप्टर 7 में। हाँ, इसके जो सेक्शन है 84 से 86, यस 84, 85, 86, तीन ही सेक्शन है ना, बहुत से इसमें एबीसीडी भी है, राइट। सो ये सिर्फ 3 सेक्शन नहीं है, इसमें एबीसीडी भी है। तो जब पेनाल्टी चैप्टर 7 हम यहाँ से शुरू करते हैं। तैयार है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप तैयार हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो ईएसआईसी एक्ट है ये ट्राइपार्टाइट है, 3 पक्षीय है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। तो इन तीनों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, तो देयर माइट बी सम डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का हमने इससे पहले वाले सेशन में ही हमने बताया था कि जो डिसएग्रीमेंट होगा, बेसिकली इट्स डिसएग्रीमेंट। तो जो डिसएग्रीमेंट होगा वो किस किस लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है। इनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर के बीच में डिसएग्रीमेंट होगा, कवरेज को लेकर के हो सकता है, इंस्पेक्शन को लेकर हो सकता है, अमाउंट, कंट्रीब्यूशन अमाउंट को लेकर के हो सकता है, इंटरेस्ट डैमेजेस को लेकर के हो सकता है। गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, ये एम्प्लॉयज आर बेसिकली बेनिफिशियरीज। तो बेनिफिशियरी को, किसी को लगता है कि मुझे कम मिला है, किसी को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिला है। एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच में ये उनका अपना घनिष्ठ संबंध है, और उनके बीच में भी एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं कवर करेंगे, एम्प्लॉय कहता है कवरेबल हो, और चाहे एम्प्लॉयर कहता है कवर करेंगे, एम्प्लॉय कहता है नॉन कवरेबल हो, माइट बी डिसएग्रीमेंट। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट एम्प्लॉयर के बीच में, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द कंट्रीब्यूशन एंड अदर लाइबिलिटीज से रिलेटेड भी डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। एंड ये डिसएग्रीमेंट जो है क्रिएट डिस्प्यूट, जिसकी चर्चा हम चैप्टर 6 में कर चुके हैं। चैप्टर 6 के टॉपिक का नाम है एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम, क्लेम फॉर बेनिफिशियरीज,
एंड एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट फॉर एम्प्लॉयर। चैप्टर 6 में इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब चैप्टर 7 में हमें पेनाल्टीज के बारे में, चैप्टर 6 में डिस्प्यूट का एडजुडिकेशन हुआ और उस एडजुडिकेशन के बेसिस पे जो गिल्टी पाए गए उनको कैसे पनिश करने जा रहे हैं, क्या पेनल्टी देने जा रहे हैं, उसके बारे में चर्चा चैप्टर 7 में है। राइट, ये देखिए, ये चैप्टर 7। चैप्टर 7 क्या है? ये पेनाल्टी। हाँ, चैप्टर 7 में 80 सेक्शन 84 से लेकर के और 86 तक। 84 जो पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, हिंदी में मिथ्या कथन के लिए दंड हो सकता है ना। एम्प्लॉयर चाहे एम्प्लॉई कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दे जिसके बेसिस पे उनका कंट्रीब्यूशन या क्लेम डिसाइड होता हो और किसी गलत नतीजे पर आदमी पहुंच जाए, तो फॉल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी पनिशमेंट होंगे वो सेक्शन 84 में होंगे। 85 में क्या है? पनिशमेंट फॉर फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन। देखिए, फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन को हमें दो हिस्सों में पढ़ना है। 85 को हमें दो हिस्सों में पढ़ना है। फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन दो सिचुएशन में राइज हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने फेलर है, उसने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया फॉर एंड रीजन, और एक इससे भी ग्रेव सिचुएशन अराइज हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट तो किया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट तो किया है, बट उस कंट्रीब्यूशन को उसने पे नहीं किया है। तो ये हार्श सिचुएशन है और इसीलिए इसके पेनल कंसिक्वेंसेस भी जो होंगे वो हायर होंगे। तो इसलिए मैंने आपको 85 में दो सिचुएशन बता दिए। एक तो वो कि आपने नॉर्मल आपने पे नहीं किया, फॉर एंड रीजन आप जस्टिफाई करते रहिए। वो 85 में हम बी से लेके जी तक पढ़ने वाले हैं। और 85 के ए में है कि कंट्रीब्यूशन डिडक्ट तो किया, पे नहीं किया। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आता है, तो इसलिए इसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन लिटिल बिट हायर। 85 ए में इनहेंस पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर रिपीटेटिव नेचर के अगर सेम ऑफेंस हो रहे हैं तो उसके बारे में है ये। 85 बी जो है पावर टू रिकवर डैमेजेस, डैमेजेस के बारे में तो आपने जाना ही है। हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं, टाइमली कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो इंटरेस्ट भी लेते हैं एंड डैमेजेस भी लेते हैं। डैमेजेस एक तरह की पेनल्टी है, तो दैट अगली बार से आप टाइमली पे कर सकते, एक डेटरेंट है ये। राइट, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर, कोर्ट तो स्वतंत्र है, ऑर्डर दे ही सकती है। 86 में प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को हिंदी में अभियोजन कहते हैं। अभी तक यहाँ तक 84 से लेकर 86 तक और इससे पहले भी चैप्टर 6 में हमने डिसएग्रीमेंट वर्ड सुना है, डिस्प्यूट हमने सुना है, और एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड क्लेम हमने वर्ड सुना है। प्रोसिक्यूशन नहीं सुना है। प्रोसिक्यूशन कब होता है? एक क्रिमिनल ऑफेंस है ये, अभी तक ये सिविल ऑफेंस था ये। तो सिविल में कुछ होता है तो उसका एडजुडिकेशन हमने किया, क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकते हैं। तो क्रिमिनल ऑफेंस को डील करने के लिए 86 में प्रोविजन किया गया है प्रोसिक्यूशन का। हमें दोनों में अंतर समझना है। किसी बात को लेकर के और मिसअंडरस्टैंडिंग है, चाहे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। आपका कहना है कि आपका 100 रुपया क्लेम बनता है, मेरा कहना है कि नहीं आपका बनता ही नहीं है, तो ये एक डिसएग्रीमेंट है एंड इट कैन बी रिजॉल्व्ड बेस्ड अपॉन द एक्चुअल पेपर। तो वो डिस्प्यूट है वो। लेकिन किसी से हाथापाई कर लेना, जबरदस्ती करना, रिकॉर्ड ना दिखाना, एसएसओ को कंपनी में घुसने ही नहीं देना, कोई असॉल्ट कर देना,
गाली गलौज कर देना, मैन हैंडलिंग कर देना, ये सब क्राइम में आते हैं। तो क्राइम से रिलेटेड जितने भी चीज हम डील करेंगे, इश्यूज डील करेंगे, वो सब 86 सेक्शन 86 में करेंगे, राइट। और 86 ए में ऑफेंसेस भाई कंपनीज है, कंपनीज के द्वारा भी अपराध होते हैं और उसके बारे में भी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, राइट। चलिए 84 आपके सामने, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ये मिनिमम एक ऑफेंस नहीं बोले, मिनिमम एक डिस्प्यूट है। और मिनिमम डिस्प्यूट ये है कि कंट्रीब्यूशन से बचने के लिए, कंट्रीब्यूशन कम देना पड़े इससे बचने के लिए, शायद पार्टी ने कुछ मैनिपुलेशन कर दिया हो स्टेटमेंट में और फॉल्स स्टेटमेंट उसने प्रेजेंट किया हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि बेनिफिशियरी जो ये आईपीज है, आईपीज ने क्लेम लेने के लिए कुछ फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस किए हों, डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो सकता है, रेगुलेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, और भी प्रकार के जो जो इश्यूज हो सकते हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट एम्प्लॉयर के तरफ से भी हो सकता है जिससे उसको कम पेपर करना पड़े, बेनिफिशियरी की तरफ से भी हो सकता है जिससे उसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है या हायर एलिजिबिलिटी बन जाती है, जीरो से नॉर्मल एलिजिबिलिटी बन जाती है या हायर एलिजिबिलिटी बन जाती है। इन दोनों केसेस में अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, किस लिए? इंक्रीज इन पेमेंट और बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट देना है, 10,000 इसकी सैलरी है, 21,000 सैलरी इसका दिखाओ भाई, 20,000 सैलरी दिखाओ, सो दैट उसका जो 6 मंथ का जो मेटर्निटी बेनिफिट मिलेगा इट विल बी एट हायर लेवल। ऐसा होता नहीं है बट प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो अगर ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, और नहीं तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं इन सबका सब एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज है, सबको 30,000 एंड अबव सैलरी मिलता है, 40,000 एंड अबव सैलरी मिलती है, टू अवॉइड एनी पेमेंट, है ना। ये इन दोनों कंडीशन में अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट हमारे सामने आता है, हाँ, नोइंगली जानबूझ करके ये सब किया जा रहा है, अननोइंगली नहीं हो रहा है, नोइंगली अगर ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, देन फॉल्स स्टेटमेंट हो चाहे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हो, ऐसा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो पनिशमेंट का प्रोविजन है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने तक के जेल की सजा का प्रावधान है, और विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 2,000 रुपीज। अब देखिए भाई, पहले तो ये है कि 6 महीने तक की जेल हो सकती है, उसके बाद से है कि या 2,000 रुपीज तक की पेनल्टी हो सकती है, अ, और तीसरा भी है, और विथ बोथ, या दोनों हो सकता है। मतलब जज साहब के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन जैसा वारंट करेगा वैसा जज साहब ऑर्डर दे सकते हैं। अप टू 6 मंथ का मतलब होता है 1 दिन से लेके 6 महीने तक का, वो 1 दिन का भी दे सकते हैं इम्प्रिजनमेंट। फाइन नॉट एक्सीडिंग 2,000 का मतलब होता है 1 रुपये का भी पेनल्टी हो सकता है, एंड अप टू 2,000 भी हो सकता है। और विद बोथ का मतलब ये होता है कि इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, फाइन भी दे सकते हैं, ये जज साहब पर निर्भर करता है। इसलिए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट वाले को पनिश करने के लिए, तो फॉल्स स्टेटमेंट का पनिशमेंट देना, फॉल्स स्टेटमेंट देना एक ऑफेंस है, और उसका पनिशमेंट क्या है? अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, और फाइन अप टू 2,000 रुपीज, और विद बोथ। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, और इसमें ऐसे ही प्रोविजन, जैसा प्रोविजन है हम वैसे ही डिस्कस करेंगे, राइट। हमारा इसमें कुछ जोर नहीं चलता, तो रूल है तो रूल है। 6 मंथ का है तो है, अप टू 6 मंथ तक का है, जज साहब के डिस्क्रिप्शन पे। वो चाहे तो 1 रुपया भी, अगर अगर इफ इज फाउंड गिल्टी, 1 रुपया पेनल्टी उस पर डाल करके और बोलेंगे जाओ अगली बार से ऐसा नहीं करना, ऐसा भी कर सकते हैं जज साहब।
तो जैसा सिचुएशन अराउंड अराइज होगा उसके अनुसार जजमेंट दिया जाता है। हाँ, ये कंडीशन है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन कन्विक्ट हो गए, सजा हो गई, तो किस लिए सजा हुई है? फॉल्स स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो कम से कम बेनिफिट तो उनको नहीं मिलेगा ना। अगर इंश्योर्ड पर्सन इज कन्विक्टेड, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू फॉर एनी कैश बेनिफिट। अगर गलती नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, एक्विट हो गए तो कोई बात नहीं, कन्विक्ट हो गए, इंग्लिश का पेपर में आएगा, एक्विट का अपोजिट कन्विक्ट होता है, कन्विक्ट का अपोजिट एक्विट होता है। तो अगर कन्विक्ट हो गए तो उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे। एक्विट हो गए, पक्का बेनिफिट मिलेगा भाई, दैट मीन्स इज एलिजिबल, राइट। अब आइए देखते हैं सेक्शन 85, पनिशमेंट फॉर फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन। आपको मैंने कहा था कि इसमें पढ़ते समय ए को अलग पढ़ना है और बी टू जे जी अलग से पढ़ना है। इसमें हम सब ग्रुपिंग कर रहे हैं, ए अलग है और बी टू जी अलग है। ये अलग क्यों है, इसके बाद भी हम आपको दिखाते चले। आप अभी से ध्यान रखिए, ये अलग है और बी टू जी अलग है, राइट। पनिशमेंट फॉर फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन नहीं पे करने के पनिशमेंट क्या क्या है। तो ऑफेंस क्या क्या बनते हैं? इफ ही फेल्स टू पे एनी कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं पे किया, अपने आप में एक ऑफेंस हो गया। डिडक्ट और अटेम्प्ट टू डिडक्ट फ्रॉम द वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय। अब ऐसा है कि अगर उसने एम्प्लॉय का ही आप 4% पे करना है, 3% एम्प्लॉय का डिडक्शन कर लिया, 4% एम्प्लॉय का डिडक्शन कर लिया, क्या है, वो पूरा का पूरा अमाउंट के बराबर उसकी सैलरी रिड्यूस कर दिया। क्या है, ईएसआई एक्ट का बेनिफिट न देना पड़े, वो अकेला आदमी है इसलिए उसको डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, रिड्यूस कर दिया, एम्प्लॉय को पनिश कर दिया। क्या है, फेल्स और रिफ्यूज टू सबमिट एनी रिटर्न, अच्छा है, गलत रिटर्न भर दिया। क्या है, obstruct any inspector or official of the corporation in discharge of his duty, obstruct any inspector or other official। क्या है, is guilty of any contravention of any compliance with any of the requirement of this act or rule or regulation respect of which no special penalty is provided। तो इन सिचुएशन के अलावा भी एनी अदर सिचुएशन अराइजेस, उसके लिए भी जी में प्रोविजन किया गया है। तो आपने ए को अलग समझ लिया, फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन, ये अलग से ऑफेंस है, और बी टू जी की अलग ग्रुपिंग कर लीजिए, इसका अलग है। क्यों अलग है, आइए देखते हैं। ये देखिए, इसलिए मैंने अलग किया था, ही शैल बी पनिशेबल वेयर ही कमिट्स एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए। अभी मैंने बताया 85 ए, 85 ए का पनिशमेंट एक जगह है, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 साल तक की सजा हो सकती है इफ ही फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन। 85 ए में अगर वो कमिट करते हैं ऑफेंस, इफ ही फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन, तो 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 84 में क्या था, 84 में फॉल्स स्टेटमेंट का था, फॉल्स स्टेटमेंट में अप टू 6 मंथ की सजा। 85 ए में इफ ही फेल्स टू पे कंट्रीब्यूशन है, तो 3 वर्ष तक की उनको सजा हो सकती है। जब हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे 6 मंथ का, तो हमने बताया था कि जज साहब 1 दिन का भी पनिशमेंट दे सकते हैं और 6 महीने तक का भी दे सकते हैं, लिबर्टी पे है। यहाँ पर उस लिबर्टी को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर है, मिनिमम 1 दिन है क्या? नहीं, मिनिमम 1 दिन नहीं है। यहाँ पर शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, shall not be less than 1 year in case of failure to pay employee contribution which has been deducted। अगर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया और पे नहीं किया,
तो 1 साल से कम सजा नहीं होगी। सजा 3 साल तक हो सकती है, लेकिन 1 साल से कम तो सजा नहीं होगी, है? और 10,000 तक की पेनल्टी भी लगेगी। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन ऑफ 10,000, ये अप टू नहीं है, ये एग्जैक्टली 10,000 है। तो मिनिमम 10,000 की पेनाल्टी, ये एंड है और नहीं है। मिनिमम 10,000 रुपीज की पेनाल्टी, मिनिमम 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स बाय जज साहब। अगर उन्होंने एम्प्लॉइज का सैलरी डिडक्ट कर लिया और उसके बाद भी कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया, तो 10,000 तक की पेनाल्टी प्लस, ये और नहीं है या नहीं है, 10,000 की पेनाल्टी, 10,000 तक भी नहीं है, 10,000 की पेनाल्टी एंड नॉट लेस देन 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर। कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। इससे पहले आपने जितनी बार भी पढ़ा होगा, आप सोच रहे होंगे यहाँ 3 ईयर लिखा है या 1 ईयर लिखा है, क्या कंफ्यूजन करके रखा है भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है, लॉ की टर्मिनोलॉजी ऐसे ही होती है, हम है ना उसे सॉल्व करने के लिए। 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि 1 दिन से लेकर के 24 घंटे से लेकर के और 3 साल तक की सजा दे सकते हैं, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डिडक्ट कर लिया और पे नहीं किया है, तो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है, वो 1 डे नहीं होगा, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट इज 1 ईयर। समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। Another situation which shall not be less than 6 months in any other case and shall also be liable to pay fine of rupees 5,000। तो एक सिचुएशन ये हुआ कि एम्प्लॉयज का सैलरी डिडक्ट करके भी कंट्रीब्यूशन पे नहीं किए। इसके अलावा जितने सिचुएशन हो, जिस सिचुएशन में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया है, उसमें उसको 3 साल तक की सजा है, नॉट लेस देन 6 मंथ। यहाँ पर एम्प्लॉयज का उसने कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं किया है, एम्प्लॉयज को सैलरी पे करते गया है, बस ईएसआईसी को कंट्रीब्यूशन पे करना भूल गया है, छूट गया है, नहीं पे किया है एबीसी डिवीजन। तो यहाँ पर थोड़ा सा उससे ये ऊपर वाला हार्श है, उससे ये थोड़ा सिंपलर है। तो यहाँ पर नॉट लेस देन 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 5,000 रुपीज पेनाल्टी। एकदम कंक्रीट क्लियर में बता रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर में बता रहा हूँ, कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कंट्रीब्यूशन उसने डिडक्ट कर लिया है एम्प्लॉयर ने और पे नहीं किया है, तो कम से कम 6 महीने तक की सजा होगी प्लस 10,000 रुपीज, ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर उसने कंट्रीब्यूशन डिडक्ट नहीं किया है, लेकिन ये सही को कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया है, डिडक्ट किया चाहे ना किया, ये सही को कंट्रीब्यूशन पे नहीं किया, तो कम से कम 6 महीने तक की सजा होगी और 5,000 रुपये पेनाल्टी होगी और मैक्सिमम 3 ईयर तक का हो सकता है। ये 6 महीने से 3 साल तक का हो सकता है, ये 1 ईयर टू 3 ईयर तक का हो सकता है। ये जज साहब पर डिपेंड करता है। एक और डिस्क्रिप्शन जज साहब को दे दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट कोर्ट मे फॉर एनी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन जजमेंट इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए लेसर टर्म। तो जज साहब को पूरी लिबर्टी है कि अगर सिचुएशन वारंट करे तो इससे कम भी सजा दे सकते हैं, यहाँ पर लिबर्टी उनको दी गई। वेयर ही कमिट्स एन ऑफेंस, अब देखिए ये सिर्फ ए के बारे में था, ये देखिए ये क्लॉज ए के बारे में था। उसके बाद क्लॉज बी टू जी, क्लॉज बी टू जी बोथ इंक्लूसिव विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। अगर बी टू जे वाले जी वाले में, जिसमें वो एम्प्लॉयज का से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ले लेता है, एम्प्लॉयज का सैलरी रिड्यूस कर देता है, एम्प्लॉयज को डिसमिस कर देता है, एम्प्लॉयज को हटा देता है, वो जितने सब रीजन थे बी टू जी, अगर ऐसा वो करते हुए पाया गया तो उसको इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर है ये, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 4,000। वो फाइन अगर होगा तो अप टू 4,000 है, ये अप टू नहीं है,
ये अप टू नहीं है, ये अप टू है, एक्सटेंड टू 4,000 रुपये और बोथ है, ठीक है। तो 85 में ए के लिए अलग क्लॉज है और बी टू जी के लिए अलग क्लॉज। जो लोग जिनके पास भी थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड कम होगा, हो सकता है कि उनको ये समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। 2 बार 3 बार इसको लगातार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन माइंड में रहे तब तक इसको बंद मत कीजिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन जीवन भर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है। ये 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार में आपका माइंड क्लियर हो जाए, जितनी बार में आप समझ लें, समझ करके और कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है, फिर से मैं इस पार्टिकुलर का क्लास आपको बना करके अपलोड करूँगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक कमेंट है। कमेंट क्या है? ऑफेंसेस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर नॉन कंप्लायंस फॉर प्रोविजन ऑफ द एक्ट डज नॉट गेट वाइट ऑफ रिलेटेड। देखिए ऐसा है, अगर उनको पनिशमेंट मिल गया, एम्प्लॉयर को पनिशमेंट मिल गया, तब भी कंट्रीब्यूशन पे करना है। ऐसा नहीं कि पेनल्टी, उनको पनिशमेंट मिल गया 6 महीने का और कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना है। आपको पनिशमेंट मिल जाने से कंट्रीब्यूशन नहीं पे करना है, ऐसा कहीं नहीं है। कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक और यहाँ पर 87 का एक रूलिंग है। उस 87 की रूलिंग में ये है कि as a partner of the firm owing the factory, he is liable to be prosecuted for non distribution of, पहले आइडेंटिटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होता था, बहुत पहले तो वो विप्रो वाले प्लास्टिक का कार्ड बना करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो ये सारी ऑफिस ब्रांच ऑफिस से ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसके लिए अगर भूल जाता था तो एडिशनल 50 रुपीज पे करना पड़ता था। ये सारी ऑफिस जो है वो नॉर्मली यूनिट वाले लेकर के चले जाते थे बल्क में, और यूनिट वाले डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने आईपीस को। आईपीस को आई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना एक ऑप्शन, प्रोसिक्यूशन के लिए ऑप्शन चाहिए। आज भी ई पहचान कार्ड होता है, तो ई पहचान कार्ड एम्प्लॉयर को अपने ऑफिस से प्रिंट करके और नीडी आईपी को देना है। राइट, हाँ। आपका चैनल है जीकेजी स्टडीज, आप में से बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दिया है, कुछ लोग अभी भी सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब। आपका चैनल है, अपना चैनल है, मनोबल बढ़ता है। हम सब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हैं। हमारे 100-200 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है। दैट मीन्स यू लाइक्ड इट। मैंने जो भी परिश्रम किया था, वो परिश्रम में सफल हुआ, क्योंकि आपने उसे देखा, आपने उसे सुना, आपने उसे समझा और आपके काम वो आया। अगर वो आपके काम नहीं आ रहा है, तो फिर मेरे मेरे परिश्रम का कोई अर्थ नहीं रहता है। और आई थिंक आपके काम आ रहा है, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85A, ये कैपिटल ए है। 85 का स्मॉल एबीसीडी से जी तक था, वो अलग था। ये 85A कैपिटल है और इसमें है इनहेंस पेनिशमेंट मीन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। कई बार वो आपने सुना है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। पहली बार चोरी किया तो फिर दूसरी बार भी चोरी किया, फिर तीसरी बार भी चोरी किया, टेंडेंसी बन जाती है। पहली बार उसने कुछ नहीं किया, चाहे उसने कुछ गलत काम किया, जज साहब ने थोड़ा सा लिबर्टी दिखाई और उसको बोला कि ठीक है भाई, 1,000 रुपये पेनल्टी भर दो, जाओ अगली बार से नहीं करना। अगली बार भी कर दिया भाई, डर ही नहीं है। तो जब भी प्रीवियस कन्विक्शन के बाद सिचुएशन अराइज होगा, तो पनिशमेंट आपका बढ़ जाएगा। अगर सेम ऑफेंस आप बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा पनिशमेंट चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनहेंस्ड पनिशमेंट। तो इनहेंस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस, whoever having been convicted by court of an offense punishable under this act commits the same offense
For every such subsequent offence shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine of 5,000 रुपये। वो 6 मंथ का आपने सुना था ना, तो यहाँ पर वो बढ़ करके क्या हो गया, अप टू 2 ईयर हो गया। जहां जहां भी आपने 6 मंथ सुना था, वहां वहां ये अप टू 2 ईयर हो गया। सब्सिक्वेंट सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इन पनिशमेंट बढ़ जाता है। और जहां जहां आपने 3 ईयर सुना था, 3 ईयर भी सुने थे ना, वहां वहां 5 ईयर हो गया। अगर इनहेंस्ड पनिशमेंट होगा तो 2 ईयर 5,000 रुपीज, 5 ईयर 25,000 पेनल्टी, 5 ईयर का 25,000, 2 ईयर का 5,000। जहां 3 ईयर का पेनल्टी था, 3 ईयर 10,000 रुपीज, वहां पर ये अप टू 5 ईयर हो गया एंड 25,000 की पेनल्टी हो गई। तो सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में पेनल्टी बढ़ जाती है, राइट। 85B आप सबको पता है, 85B में हम ऑर्डर इशू करते हैं। 85B में पावर टू रिकवर डैमेजेस, हाँ, जितने भी लेट कंट्रीब्यूशन हुए हैं उसके इंटरेस्ट भी बनते हैं और उसके डैमेजेस भी बनते हैं। तो डैमेजेस जो बनते हैं वो 85B में मेंशन किया हुआ है। Where an employer fails to pay the amount due in respect of any contribution or any other amount payable under this act, the corporation may recover from the employer by way of penalty such provision not exceeding the amount of arrears। बस यही ध्यान रखना है भाई, क्योंकि हमारी पेनल्टी का जो रेट है वो बड़ा हायर है, तो इसीलिए एक कैपिंग लगा दिया, सीलिंग लगा दिया गया 85B में। 85B में सीलिंग ये है कि अगर 1 लाख का उसका कंट्रीब्यूशन है और डैमेजेज अगर 1.5 लाख तक हो गया, तो दैट डैमेजेज हैज टू बी लिमिटेड अप टू 1 लाख ओनली, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा डैमेजेज नहीं हो सकता। ये 85B में मेंशन किया हुआ है। 85B हम इशू भी करते हैं, ईआरपी से भी इशू होता है, मैनुअल भी इशू होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि डैमेजेस शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एरियर, राइट। बस ध्यान क्या रखना है, प्रोवाइडेड दैट बिफोर रिकवरिंग सच डैमेजेस द एम्प्लॉयर शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब कि 85B की हियरिंग करनी पड़ेगी, और जब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि 3 अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार अपॉर्चुनिटी दे दो भाई। तो 85 में क्लियरली कह रहा है कि आपको डैमेजेस लगाना है, लेकिन उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी किस लिए देना है भाई, ईएसआई में ऐसा कहा जाता है कि डैमेजेस में हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। डैमेजेस अगर 1 लाख का है उसको 95,000 ऑथराइज अफसर नहीं कर सकते। तो जब आप उसमें कुछ किसी भी बेसिस पर उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हियरिंग किस लिए देते हैं, उसका आंसर यहाँ पर ये प्रोवाइडेड में है। हियरिंग क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं, यहाँ पर दिया रहा है किस लिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कॉर्पोरेशन में रिड्यूस, रिड्यूस करने का ऑप्शन दे रहे हैं, वेवर का ऑप्शन भी दे रहे हैं। डैमेजेस में बी रिड्यूस्ड एंड में बी वेव, ऑप्शन है यहाँ पर, कंडीशन है भाई। कंडीशन क्या है, इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट विच इज थिक इंडस्ट्रियल कंपनी, ऐसे वैसे में रिड्यूस नहीं कर सकते, ऐसे वैसे में वेवर नहीं हो सकता। डैमेजेस का रिडक्शन, डैमेजेस का वेवर कब होगा, जब एम्प्लॉयर ये प्रूव कर देता है कि कंपनी थिक इंडस्ट्री हो गई है और विच हैज बीन सैंक्शन्ड बाय द बोर्ड ऑफ BIFR, होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा होता है
तो डैमेजेस वेवर की तरफ जा सकता है, ऐसा होता है तो डैमेजेस रिडक्शन की तरफ जा सकता है। और नहीं हुआ तो डैमेजेस को उसी तरीके से पे करना है जैसे लैंड रेवेन्यू के एरियर को रिकवर किया जाता है। दैट मीन्स रिकवरी अफसर के पास चला जाएगा, रिकवरी अफसर रिकवरी रिकवरी अफसर का पावर जो है 45C से लेकर के 45I के बीच में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो डैमेजेस में रिडक्शन हो सकता है। अगर कोई पूछता है कि डैमेजेज में वेवर हो सकता है, हाँ हो सकता है। डैमेजेज में रिडक्शन हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब हो सकता है? जब कंपनी सिक इंडस्ट्री कंपनी डिक्लेयर की जा चुकी है, किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। राइट, इसमें कमेंट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया और एक्टस रिव्यू। देखिए ऐसा है, ये जूरिस्प्रूडेंस का और क्रिमिनोलॉजी का ये टर्मिनोलॉजी है। ये मेंस रिया एंड एक्टस रिव्यू, हाँ, मेंस रिया मीन्स मेंटल, मेंस मीन्स मेंटल, माइंड से, रिया मीन्स थिंग होता है, तो मेंटल थिंग हो गया, मेंटल थिंकिंग हो गया, मेंटल स्टेटस हो गया। एंड एक्टस रूज, एक्टस मीन्स एक्ट होता है, डूइंग समथिंग। तो एक्ट रियूज मीन्स डूइंग समथिंग, रियूज मीन्स समथिंग होता है। तो डूइंग समथिंग विद मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड से कोई गिल्टी कार्य करते हैं उसको बोलते हैं एक्टस रूइस विथ मेंस रिया। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताते चलता हूँ, ठीक है। देखिए, ऑफेंस जो होते हैं, ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले ये होता है कि क्रिमिनल इंटेंट होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। मेंस मीन्स माइंड, रिया मीन्स गिल्टी, रिया मीन्स गिल्टी, रिया मीन्स थिंग भी होता है और रिया मीन्स गिल्टी थिंग भी होता है, और मेंस मीन्स माइंड होता है। ये लैटिन टर्मिनोलॉजी है, इसकी इंग्लिश में हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एक्टस रूइस, एक्टस मीन्स एक्ट होता है एंड यूज मीन्स गिल्टी एक्ट होता है। तो जब गिल्टी माइंड गिल्टी एक्ट को करे, जिसको कंकरेंस करते हैं, और उससे किसी को इंजरी हो, जिसको कॉजेशन कहते हैं, जब कोई गिल्टी माइंड वाला आदमी गिल्टी एक्ट करे, इन दोनों का कंकरेंस हो और उससे किसी को कुछ हार्म पहुंचाते हैं और उसको हार्म होता है, चाहे वो पर्सन का हो, प्रॉपर्टी का हो, सोसाइटी का हो, दैट इज ऑफेंस, दैट इज ऑफेंस। प्रश्न आपके मन में ये आता होगा कि किसी के मन में ये माइंड गिल्टी है कि नहीं है, हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन? माइंड मेरे मन में क्या है, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आपके मन में क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? हम्म? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ पर ESI एक्ट डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे मन में क्या हो सकता है? मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? आपको पास कराने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। तो मेरा इंटेंशन आप जान गए कि नहीं जान गए, बताइए। जब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों तक, इसमें मेरा क्या इंटेंशन हो सकता है? सीधी सीधी सी बात है, हम चाहते हैं कि मेरा जो ये परिश्रम है, ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के काम आ जाए जो उसको ढूंढ रहा हो। मेरा इंटेंशन आपको समझ में नहीं आया क्या? आया ना? हम्म? आया कि नहीं? तो इंटेंशन कैसे समझ में आता है? कर्म के द्वारा समझ में आता है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। छत पर कोई लड़का खड़ा है, चाहे कोई आदमी खड़ा है, और उसको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, वो नीचे गिर के मर गया।
क्या उसका इंटेंशन रहा होगा? उसकी उम्र बढ़ा देनी, उसको प्रमोट कर देना, क्या इंटेंशन रहा होगा भाई? अरे छत, सबको पता है कि छत पर से धक्का दे देने से आदमी गिरेगा तो मर जाएगा। तो क्लियर है उसका इंटेंशन क्या था, उसको मार देना। दूसरा एग्जांपल, कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके हाथ में रिवॉल्वर है, उन्होंने रिवॉल्वर तान दी सामने वाले को। किस लिए तान दी? प्रशंसा करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, उनकी उम्र बढ़ाने के लिए, या उनको मारने के लिए, उनको शूट करने के लिए। और अगर नहीं भी ट्रिगर शूट किया होगा तो डराने के लिए, धमकाने के लिए किया होगा ना। दिस इज कॉल्ड इंटेंशन। तो गिल्टी माइंड कैसे पता चलता है? गिल्टी एक्ट से पता चलता है। हर गिल्टी एक्ट के पीछे कोई ना कोई पहले गिल्टी माइंड होता है। क्राइम सबसे पहले माइंड में जन्म लेता है। क्रिमिनोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है एलएलएम में। एलएलबी में क्रिमिनोलॉजी अलग से नहीं है। लॉ ऑफ क्राइम होता है जिसमें आईपीसी, जिसका नाम अभी चेंज हो चुका है, सीआरपीसी, जिसका नाम चेंज हो चुका है, ऐसे ऐसे और स्पेशल लॉज पढ़ते हैं। क्रिमिनोलॉजी एलएलएम में है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो बेसिकली माइंड की स्टडी है। ऐसा कहा जाता है कि क्राइम सबसे पहले मन में जन्म लेता है, मन में योजनाएं बनती है। सबसे पहले क्राइम मन में जन्म ये लेता है कि मुझे करना क्या है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं वो उस जगह पे पहुंच सकूं। तो उस जगह पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, या तो मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और नहीं तो जो मेरे से आगे है उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। परिश्रम तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए चलो इसको इलिमिनेट कर देता हूँ, हटाता हूँ। ये मेरे मन में गिल्टी माइंड हो गया, क्राइम ने जन्म ले लिया। अब कैसे हटाना है उसको, ये प्रिपरेशन शुरू होता है। और प्रिपरेशन जब हो गया तो अटेम्प्ट किया जाता है। अटेम्प्ट अगर सक्सीड नहीं हुए तो आईपीसी में 511 में अटेम्प्ट की सजा होती थी, और 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा होती थी। और अगर सक्सीड हो गए तो वो मर गया, आपका क्राइम कंप्लीट हो गया। क्राइम कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड क्राइम का पनिशमेंट मिलेगा। माइंड से ही शुरू होता है क्राइम, और अगर माइंड से शुरू नहीं है तो वो क्राइम नहीं है, नहीं है क्राइम। तो गिल्टी माइंड आपको स्टडी करना है। एक्ट ही समझा देगा कि ये माइंड गिल्टी है, और तब जाकर के आपको कोई डिसीजन लेना है। बहुत जल्दीबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाना है। मुझे लगता है अभी आप ध्यान से समझेंगे कि हाँ, किस चीज को करने में क्या इंटेंशन है। अगर मैं अ, कोई गोविंदा की कोई हंसने वाली मूवी देख रहा हूँ, कोई अक्षय कुमार की हंसने वाली मूवी देख रहा हूँ, है ना? तो क्या जॉली मूड में हूँ, मैं अपने आप को मैं चाहता हूँ कि एंजॉय करूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, किस लिए? क्या इंटेंशन है? एक तो स्वाद का इंटेंशन हो सकता है, और दूसरे शरीर के रक्षण का इंटेंशन हो सकता है। तो इंटेंशन हमें पता चलता है, हर इंटेंशन पता चलता है एक्ट करने से। अगर एक्ट ही नहीं हुआ हो तो, अगर एक्ट नहीं हुआ है तो इंटेंशन नहीं पता चलता। अगर कुछ भी ओवर्ट एक्शन नहीं हुआ है तो इंटेंशन पता नहीं चलेगा। मेरे मन में बहुत से राज होंगे, वो राज दफन हो जाएंगे मेरे मन में ही, अगर मैंने उसके आगे कुछ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इंडिया का टॉप लेवल का मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ये मेरे मन में, ये मेरा इंटेंशन है। कभी न पढ़ता हूँ न कभी पढ़ाता हूँ, कभी लोगों के बीच में आता नहीं हूँ। तो इसका मतलब कि मैंने कुछ एक्शन नहीं किया, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो अगर एक्शन करेंगे तभी इंटेंशन का पता चलेगा। अगर एक्शन नहीं हुआ तो इंटेंशन का पता चलता ही नहीं है, राइट? तो क्राइम का जो स्टेज होगा, वो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? इंटेंशन होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। थर्ड स्टेज क्या होता है? अटेम्प्ट होता है। और फोर्थ स्टेज क्या होता है?
एकम्प्लिशमेंट होता है। ये 4 स्टेज क्राइम से बताएगा आपको। 3 में हमने आईपीसी बता दिया, सेक्शन 53 में आईपीसी में ये सब होगा। 85C पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर। तो इसमें यही चीजें दी हुई है कि एक बार जिसको भी कन्विक्ट कर दिए, कन्विक्शन करने से उसका कंट्रीब्यूशन का जो लाइबिलिटी है वो रूल आउट नहीं हो जाती। कंट्रीब्यूशन पनिशमेंट अलग चीज है और कंट्रीब्यूशन अलग चीज है। ही हैज टू पे कंट्रीब्यूशन, और अगर वो कंट्रीब्यूशन पे नहीं करते तो इट विल बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा तो उसके लिए उनको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, डेली 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से पनिशमेंट होगा, जब तक कि वो कंप्लाई नहीं कर देते। राइट। आपका दूसरा चैनल SEKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। 86 हमने आपको बताया ये प्रोसिक्यूशन है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस है ये। तो क्रिमिनल केस का सीधा सीधा क्या होता है, क्रिमिनल केस इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो क्रिमिनल केस का सीधा सीधा हिसाब ये है कि नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस एक्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट बाय और विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस कमिश्नर। तो प्रोसिक्यूशन क्या होता है, ऑफिशियली किसी को चार्ज करना जो होता है, चार्जिंग विद एन ऑफेंस, चार्जिंग विद ए क्राइम, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। अदालत में किसी के विरुद्ध, न्यायालय का ये, न्यायालय में किसी के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोग प्रक्रिया, उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। ईएसआई में किसके पास पावर है, ईएसआई में पावर है इंश्योरेंस कमिश्नर के पास, और ऑफ सच अदर ऑफिसर, इंश्योरेंस कमिश्नर के अलावा, और ऑफ सच ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन एज में बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय डीजी। तो डीजी ने किसको ऑथराइज कर रखा है आपको पता है, सब आरओ इंचार्ज को और सब एसआरओ इंचार्ज को और सभी एमएस ऑफ हॉस्पिटल को, इन सबको ऑथराइज किया जा चुका है, डेलीगेट किया जा चुका है, उनके पास पावर है प्रोसिक्यूशन करने का। तो प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट होगा उसके जो जज साहब होंगे shall नॉट बी इंफीरियर टू मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जहां भी मेट्रो सिटीज होती है वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहलाते हैं। अदर देन मेट्रो सिटीज में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। राइट। नो कोर्ट शैल टेक कोग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग। तो एफआईआर से नहीं होगा, एफआईआर से 86 में प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कोर्ट में कंप्लेन, रिटन कंप्लेन फाइल करने से प्रोसिक्यूशन होता है। राइट। प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस अलग होते हैं, ईआई कोर्ट के प्रोसेस अलग होते हैं, ये ईआई कोर्ट नहीं है। ईआई कोर्ट हमने सेक्शन 75 में देखा था, चैप्टर 6 में सेक्शन 75 में ईआई कोर्ट देखा था। वो ईआई कोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट है। वैसे क्रिमिनल कोर्ट जिसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोर्ट होगा। राइट। 86A ऑफेंसेस बाई कंपनी, कंपनी के द्वारा भी ऑफेंस होते हैं, हाँ जी होते हैं। तो इसके लिए कौन लायबल होगा, कंपनी लायबल होगी। कंपनी का एक अपना सील होता है, कंपनी इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, कंपनी क्या है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है, लॉ के द्वारा उसको क्रिएट किया गया है। तो जितने भी केसेस होंगे वो कंपनी के अगेंस्ट में होंगे। सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में होंगे नहीं जी, उसके अलावा भी है। उसके अलावा क्या है, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी। जितने लोग उस कंपनी में उस समय इंचार्ज थे उस कंपनी के, वे भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कंपनी वेल होता है, कंपनी के वेल को लिफ्ट करना होता है। तो कंपनी का, एक कंपनी का वेल है, कर्टेन है, कर्टेन के पीछे कौन कौन है उसको लिफ्ट किया जाता है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, somebody is going to take decision ना, तो who has been in power to take decision,
उनका भी ऑफेंस उतना ही बनता है, ही विल ऑल्सो बी गिल्टी। इस रूल को क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। कंपनी लॉ में इसको टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। जनरली कंपनी के जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो कंपनी के नाम के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन जब कोई क्राइम होगा, जब कोई ऑफेंस होगा और जब पनिश करना होगा, तो इस ज्यूरिस्टिक पर्सन के पीछे नेचुरल पर्सन कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी ढूंढा जाएगा और उनको भी पनिश किया जाएगा। एज वेल द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। बस ध्यान क्या रखना है? ध्यान एक ही चीज रखना है कि उनके नॉलेज में ये हुआ हो। अगर उसको नॉलेज ही नहीं हुआ है तो कैसे होगा? राइट? नॉट विद द कंपनी द कन्वीन। हाँ जी, देखिए सीधी सीधी सी बात, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस of or is attributable to any negligence or part of any director, manager, secretary, other officer of the company, such director, manager, secretary, or other officer shall be deemed to be guilty of that offense and shall be liable. That is called lifting of corporate wealth. तो यहाँ पर कौन कौन किस पर्पस के लिए क्या क्या होंगे? फॉर दिस पर्पस कंपनी में एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडिंग ए फर्म, ठीक है, फर्म को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है, लेकिन फर्म को भी इस पर्पस के लिए कंपनी के अंडर में रखा गया है। डायरेक्टर का मीनिंग क्या है? अदर देन फर्म जो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, और अगर फर्म है तो पार्टनर जो होते हैं वहीं उन्हीं को डायरेक्टर ट्रीट किया जाता है। When offense has been committed by a company and to make a director liable, the averment in the complaint or the document produced along with the complaint must prima facie indicate that such director was in charge and responsible for conduct of the business. अगर किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में हमें प्रोसिक्यूशन करना है कंपनी के, तो वी हैव टू प्रूव कि दैट पर्सन वाज in charge, that person was responsible for that particular conduct. Means yeah, we have to prove it. तो इस तरीके से हमने चैप्टर 7 जो पेनाल्टी से रिलेटेड है, 84 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, कितना पनिशमेंट हमने पढ़ा? भूल गए? 6 month, अप टू 6 month और फाइन अप टू 2000 और बोथ। हम यहाँ पर रिकैप कर रहे हैं। हाँ, 84 में अगर फॉल्स स्टेटमेंट चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो चाहे एम्प्लॉय ने दिया हो, उसकी सजा क्या है? अप टू 6 month इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 2000 और बोथ। पनिशमेंट फॉर फेलर टू पे कंट्रीब्यूशन, इसमें आपको याद है दो कैटेगरी है, एक 85A वाला और 85A से बी से जी वाला। इन ऑल कंडीशन इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 year। हाँ, मिनिमम वाला अलग है, मैक्सिमम जो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 year। इनहेंस पनिशमेंट 85A, तो इनहेंस पनिशमेंट का क्या रूल है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 year प्लस 5000 फाइन। अनदर कंडीशन में imprisonment up to 5 years, which shall not be less than 2 years, and shall also be liable to fine of 25,000 rupees. Enhanced punishment का पावर टू रिकवर डैमेजेस 85B में मेंशन हुआ है। बस ध्यान यही रखना है कि डैमेजेस शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एरिया। हाँ, इस तरीके से हमने 86 में प्रोसिक्यूशन देखा। हमने पूरा प्रयास किया चैप्टर 7 के साथ जस्टिस करने का, हमने पूरा प्रयास किया। ये सेशन बड़ा हो सकता है, ये है ही ऐसा चैप्टर, इसको मैं तोड़ के बताता तो पर्पस डिफीट हो जाता। तो इसलिए ये चैप्टर, ये सेशन बड़ा है, फिर भी आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार तब तक देखिए जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाता। और जब कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यस आई हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ में आया, इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके मैं आपके पास लेकर के आऊं, आपको समझा के ही छोड़ूंगा, दावा है मेरा। बस आप लगन लगा के पढ़ते रहिए
और सफलता के रास्ते पर एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।